बाकी लोग कहाँ रह गए? हम्म, तो दिख रहा है चैप्टर क्लियरली है? दिख रहा है सभी को? हाँ भैया। ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है और आसान से क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, तो देख लो फटाफट से आसान है इसमें। बाकी और कौन रह गया? शिवानंद भी है। आवाज़ आ रही ना सभी को क्लियरली? हाँ भैया आ रही। ठीक है। तो देखो, हमने पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रो क्या नाम है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। उसके बाद आकर के हमने इलेक्ट्रो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पढ़ा। अब ये जो चैप्टर हमने पीछे वाले पढ़े हैं, तो उनसे थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं। क्या चीज़? सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, मान लो ये हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है? ये अपने चारों तरफ बनाता है एक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने पढ़ा है कि करंट की हेल्प से, है ना, यानी करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं। करंट की हेल्प से ये कह लो, या ये कह लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, है ना, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम करंट से करंट को अगर फ्लो कराएं, करंट फ्लो क्यों होता है? क्योंकि चार्ज फ्लो होते हैं। चार्ज फ्लो करेंगे यानी चार्ज अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो ये हमने पढ़ा। बाद में हमने ये भी पढ़ा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बना सकते हैं, जिसको हमने ईएमआई के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हमने पढ़ा। तो देखो ध्यान से, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी बनाया था पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड से कहने का क्या मतलब है मेरा, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो कोई चार्ज है Q, वो चार्ज Q जो होता है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का काम करते हैं। ओके। और दूसरा हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, उसको भी हम बना सकते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, है ना, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक साथ भी बनाया जाता है हमारे नेचर में। वो कैसे? तो वो सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले सर आपकी आवाज बहुत आ रही है। हैं। आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट। भैया साउंड ब्रेक कर रहा है थोड़ा सा। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है क्या? हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। तो देख ध्यान से, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो इसको
अभी हम समझेंगे, उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका वो देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अब सबसे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। क्या कि हम जानते हैं कि अगर करंट को फ्लो करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए। कौन सा पाथ चाहिए, तो एक क्लोज्ड पाथ का होना ज़रूरी है। यानी करंट तभी फ्लो करेगा जब हमें एक क्लोज्ड पाथ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन की बात करें, करंट के बात करें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं। पहली बात कि यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ का होना ज़रूरी है। मतलब मान लिया हमने एक रेजिस्टेंस R ले रखा है और ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कराई इस सर्किट में, जिसका जो वोल्टेज है ये V मान लेते हैं, और इसमें करंट फिर क्या फ्लो होगा यहाँ पर I, ठीक है। रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक स्विच लगा रखा है, और अगर ये क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम ये जानते हैं कि करंट के फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हम पहले जानते हैं, अगर क्लोज पाथ नहीं हो तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब यहीं पर ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या कि अगर हम एक कैपेसिटर को लगाते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, और वो जो पैरेलल प्लेट्स होते हैं उनके बीच में हमने कौन सा मीडियम ले रखा है, तो आंसर है कोई भी मीडियम नहीं है, एयर है वहाँ पर। अब एयर क्या है, एयर तो एक इंसुलेटर है, यानी बीच में तो कुछ भी नहीं यहाँ पर, है ना। हमने कोई मेटल वगैरह ये तो नहीं रखा है। अगर हमने मेटल वगैरह नहीं रखा है तो यहाँ पर जैसे ही हम कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, बैटरी, और जैसे कि इस बैटरी से कनेक्ट कर रखा है हमने, स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर करंट तो फ्लो होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम बात करें, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे कोई किसी वायर से तो हमने कनेक्ट कर नहीं रखा। अगर किसी वायर से कनेक्ट नहीं कर रखा है इसको हमने, तो फिर करंट फ्लो कैसे हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या सामने आई कि अगर किसी कैपेसिटर की हम बात करते हैं, उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो कोई कनेक्टिंग वायर है ही नहीं, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, बताओ। ये क्वेश्चन माइंड में आया कभी? हम्म, आवाज आ रही है ना अभी क्लियरली? आवाज आ रही है? प्रीति, मानसी, आर्यन? हाँ भैया। यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में तो गैप होता है, एयर होता है। अब एयर तो एक इंसुलेटर होता है बेसिकली, तो वो तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कैसे ये जो करंट है ये इस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच रहा है, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने ना इस पर एक क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा कि ये करंट कैसे फ्लो हो सकता है ना। करंट के फ्लो करने के लिए तो क्लोज पाथ का होना जरूरी है। अब यहीं पर ही प्रॉब्लम आने लगी, क्यों, क्योंकि हमारे सर्किट तो काम कर रहे थे, और जितने भी हमने किरचॉफ्स लॉ वगैरह ये सब यूज कर रखे हैं, वो सब भी क्या कहते हैं, इन सब के लिए वैलिड था उस टाइम पर। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वायर है, इस वायर में करंट किन की वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू दी मोशन ऑफ चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं कि इन वायर्स के अंदर, जो ये वायर है हमारे पास, इन वायर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही, है ना, करंट का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से मतलब चार्ज के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो चार्ज के मूवमेंट की वजह से हम क्या बोलते हैं कि करंट बनता है। तो यहाँ पर इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको बोला जाता है कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। तो ध्यान देना जरा। अब यहाँ पर कंडक्शन करंट, ये नया टर्म है हमारे पास। कंडक्शन करंट क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है वो करंट जो कि चार्जेस के फ्लो करने की वजह से बनता है। मतलब सिंपल है, हमने ये पहले पढ़ रखा है। करंट होता है क्या, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q बाई टी, या इसको ऐसे मैं बोलूँ dQ बाई dt,
ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं यहाँ पर, करंट, और उस करंट को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से करंट बना है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से करंट बन रहा है। लेकिन इन कैपेसिटर प्लेट के बीच में कौन सा करंट है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब ये आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई वायर है नहीं इनकी प्लेट के बीच में, अगर वायर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो नहीं हो रहे। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अगर नहीं हो रहे तब तो ये करंट फ्लो करना ही नहीं चाहिए था इस सर्किट के अंदर। लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे पाथ को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर बाद में मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, क्या वो कॉन्सेप्ट था, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लाया किसके लिए, जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में गैप है ना, उन गैप के बीच में जो करंट फ्लो करा उनके लिए। ऐसा क्यों? कंडक्शन करंट क्यों नहीं बोल रहे थे हम? कंडक्शन करंट सिर्फ और सिर्फ वायर में किसी मीडियम में ही तो फ्लो कर सकता है, लेकिन हमने कोई वायर तो कनेक्ट करा नहीं है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो वहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज हो रहा है जिससे करंट बन रहा है। तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि इसमें कंडक्शन करंट की जगह कोई दूसरा करंट है, और उस दूसरे करंट का नाम उन्होंने क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट का। नाम क्यों पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बताता हूँ। क्योंकि ये ऐसा करंट है जो कि कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में फ्लो करता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों फ्लो करता है, वहां पे तो चार्ज है भी नहीं, चार्ज तो फ्लो नहीं कर रहे। तो उन्होंने बताया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये चार्जेस के फ्लो करने की वजह से नहीं बनता है, तो फिर किसकी वजह से बनता है, तो ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। अब ये वाला एक नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम पहले से जानते थे कि जो करंट है वो चार्जेस के फ्लो करने की वजह से बनता है, लेकिन जरूरी नहीं कि करंट जो है वो चार्जेस के ही फ्लो करने की वजह से भी बने। तो इसीलिए बाद में जो ये कॉन्सेप्ट आया डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बिल्कुल नया था। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट में चार्जेस का फ्लो होना ये जरूरी नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट था, ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो बनता है ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो समझना इस चीज को बड़े ही ध्यान से। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पर मान लो एक डीसी सोर्स हमने लगा रखा है। अब जैसे स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा, पहले जैसे एक चार्ज आएगा, फिर दूसरा चार्ज आएगा, फिर तीसरा चार्ज आएगा। तो यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। मतलब पहला चार्ज आया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर दूसरा चार्ज आएगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर तीसरा चार्ज आएगा यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, चेंज हो रही है। अभी यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ था, फिर एक और प्लस आ गया एक और माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, फिर एक और प्लस एक और माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। तो हम क्या देखते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, और उस दौरान ही हमें करंट देखने को मिलता है। और अगर हम इस डीसी सोर्स की जगह पर अगर एसी सोर्स लगा दें तो क्या होगा। अब एसी सोर्स अगर हम लगाते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि जो हमारा एसी सोर्स होता है वो तो कंटिन्यूसली बदल रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। हमने पढ़ा था ना कि जैसे ही हम एसी ये सोर्स लगाएंगे तो वो कैसा करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि कंटिन्यूसली बदल रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। कभी वैल्यू बढ़ रही होती है, कभी वैल्यू घट रही होती है, कभी नेगेटिव में घट रही होती है, कभी नेगेटिव में बढ़ रही होती है। तो एसी तो कंटिन्यूसली बदल रही होती है। अब एसी जो है ये अल्टरनेटिंग करंट जो है कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू भी बढ़ रही होती है, घट रही होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी चेंज हो रहा होता है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें एक बार बताया था, शायद कॉन्सेप्ट ध्यान होगा, कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी करंट को ब्लॉक करता है और एसी करंट को अलाउ करता है। याद है ये कुछ ये जो मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसा कुछ बोला था मैंने कि डीसी करंट को ब्लॉक करता है और एसी करंट को अलाउ करता है, ध्यान है? हाँ भैया बताया था। हाँ, अब क्यों बताया था मैंने, तो यहाँ पे ध्यान देना जरा। वो इसलिए क्योंकि जो डीसी करंट होता है, अब स्विच ऑन करते टाइम पे या स्विच ऑफ करते टाइम पर ये कैपेसिटर अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? क्योंकि जैसे ही हमने स्विच ऑन करा तो यहाँ पर क्या होती है, धीरे धीरे चार्जेस की वैल्यू बढ़ती है। अब धीरे धीरे चार्जेस की वैल्यू बढ़ रही है तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है थोड़े टाइम के लिए। तो ये डीसी को अलाउ करता है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। उसी तरह से अब स्विच ऑफ जब करते हैं तो वहां पे धीरे धीरे चार्जेस की वैल्यू घट रही होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट रहा होता है, तो वहां पर भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अलाउ करता है। लेकिन
अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तब ये अलाउ नहीं करता, वो उसे ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो चार्जेस की वैल्यू तो फिक्स हो गई, कि मान लो कैपेसिटर चार्ज हो गया, 100 के 100 चार्ज आप फिक्स हो गए, तो चार्जेस की वैल्यू ना तो बढ़ रही ना घट रही है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो उस टाइम पर वो करंट को आगे अलाउ करेगा ही नहीं, और वो डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को तो ब्लॉक करके रखता है अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो। लेकिन जो एसी है, अब एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो टाइम के साथ साथ हमेशा वेरी करता है, चेंज होता रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो इसीलिए ये एसी को अलाउ करता है, क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कैपेसिटर होता है वो एसी को अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? क्योंकि वहां पर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही होती है। डीसी को क्यों ब्लॉक करता है? डीसी को इसलिए ब्लॉक करता है क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, और कैपेसिटर में अब जितने चार्जेस, मान लो 100 चार्ज है तो 100 चार्ज अब आ चुके हैं, अब उसमें चार्जेस की वैल्यू जो होती है वो तो बदल नहीं रही होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बदल नहीं रही होती है, जिससे अब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा नहीं, तो ये ब्लॉक कर देता है सीधे करंट को, वो जाने नहीं देता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, डीसी को ये ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। अब वही कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो होता है उसका नाम क्या रखा गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। एक ऐसा करंट जिसने कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस करके जगह ले ली, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज करते हैं, कैपेसिटर प्लेट के बीच का जो गैप होता है उनके लिए। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कैपेसिटर प्लेट जो होते हैं हमारे पास, उनके बीच में जो करंट फ्लो होता है उस करंट को हम किस नाम से बुलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से। ओके, और वायर में जो करंट फ्लो होता है उसको किस नाम से बुलाते हैं, कंडक्शन करंट के नाम से बुलाते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बनता है, डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बनता है, ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तभी कंडक्शन करंट बनेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा कैपेसिटर प्लेट के बीच में तो करंट नहीं बनेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बनेगा। वायर में कौन सा करंट फ्लो होता है, कंडक्शन करंट। क्यों बनता है कंडक्शन करंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जो पहले हम सोचते थे कि सिर्फ चार्जेस के फ्लो करने की वजह से ही करंट बनता है, इसमें एक और चीज ऐड करा गया कि नहीं, ये पूरी तरह से सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। जो करंट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी बनता है। तो यहाँ पर हमें एक नया फॉर्मूला मिला इस डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, वो क्या था, तो ध्यान देना जरा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चेंज क्यों होता है, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर जो ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला मिला डिस्प्लेसमेंट करंट का, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt। ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। अब ये कहाँ से आया, तो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी DE अपॉन में DT के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम, तो हमें जो कांस्टेंट मिलता है वो मिलता है हमें एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी वहाँ पे हम म्यू नॉट यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है वहाँ पे क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर हम फ्री स्पेस बोल रहे हैं, यानी कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या है, एयर है, और एयर है या फ्री स्पेस है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके यहाँ पर हमें क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट मिला। ठीक है, और यहाँ पर जो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर रिलेशन हम जानते हैं क्या, फाई फ्लक्स के साथ क्या होता है, तो हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इस रिलेशन से अब एरिया को अगर हमने कांस्टेंट रखा है, एंगल हमारा 0 है, उस केस में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ई को फाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम अगर बोलें कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट के पीछे का रीजन क्या है, क्यों बन रहा है, तो ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको ऐसे बोलो ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर जो इसका सबसे जनरल फॉर्म होता है वो ये वाला फॉर्म होता है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई बाई dt। ठीक है, और यहाँ पर हम जब इसकी डेफिनेशन बोलते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बनता है, तो इसके लिए तुम यहाँ पे यूज करोगे क्या, ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दोनों ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करे जाते हैं।
लेकिन जनरली तौर पे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि हम आगे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, जो हमारे पास करंट होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, उसमें होते हैं दो टाइप के करंट। कौन कौन से दो टाइप के करंट? तो वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, और जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास जो पीछे के फॉर्मूले थे, अब उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब किस कॉन्सेप्ट के टर्म में, जहाँ पे भी कैपेसिटर का टर्म आएगा उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? द करंट ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने की वजह से जो करंट बनता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो टोटल करंट किसी भी सर्किट में होता है, वो करंट जो होता है वो सम होता है किस किस करंट का, सम total current in the circuit, total current in the circuit is due to the conduction current, conduction current, conduction current प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट, प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट, टोटल करंट होगा, वो दो करंट का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा? कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन लिख रखी है, द करंट दैट एग्जिस्ट इनसाइड द कैपेसिटर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और कंडक्शन करंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर लिखना चाहते हो? कंडक्शन करंट इज ड्यू टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, वो हम पहले से जानते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा नहीं है। ये समझ आया क्या? कंडक्शन करंट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? प्रीति, मानसी, आ रहे हैं? आवाज आ रही है? प्रीति, मानसी, भैया आवाज बहुत कट रही है। कट रही है आवाज? कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रेक होती है। अच्छा, एक मिनट। यस सर। हाँ सर जी, कभी कभार पूछिए। अभी ठीक आ रही है क्या? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी सही आ रही है आवाज? हाँ भैया अब ठीक है। ठीक है। हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले बताओ जरा, ये जो हमारे पास है कंडक्शन करंट क्या होता है? ये ईएम वेव कर रहे हैं, हाँ, ईएम वेव कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे जो रे ऑप्टिक्स। 7 के बाद ये 8 ही तो है हमारा, छोटा सा चैप्टर है, मेरे ख्याल से तुम्हारे 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर वही करना है, रे ऑप्टिक्स ही करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ये थ्योरी वाला थोड़ा ठीक सा है। पार्ट।
हाँ बताओ जरा, कंडक्शन करंट क्या होता है? किसी बताओ। वायर में जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से जो करंट बनता है वही होता है। हाँ, यानी चार्ज के फ्लो करने की वजह से वायर के अंदर जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। एक पार्ट हो गया। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट करंट की क्यों जरूरत पड़ी और कहाँ फ्लो होता है और क्या है? बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से बनता है और एक कैपेसिटर में यूज होता है। बिल्कुल सही। तो ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई भी वायर ना होने की वजह, यानी कोई भी कंडक्टर ना होने के बावजूद भी उसमें करंट कैसे फ्लो रहा है, ये माइंड में चलने लग गया क्वेश्चन। कि अगर देखा जाए तो पाथ तो चाहिए क्लोज हमें, लेकिन कैपेसिटर प्लेट के बीच में तो कुछ मेटल है ही नहीं, कोई कंडक्टर है ही नहीं, तो कैसे फ्लो रहा है? तो इसीलिए मैक्सवेल ने फिर इंट्रोड्यूस करा ये कॉन्सेप्ट, जिसके लिए हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनता है? ये चार्ज के फ्लो करने की वजह से नहीं बनता, ये बनता है ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमारा पूरा पाथ हो गया क्लोज, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है क्या? ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है हम पे आई डी, आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी इज इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई। ध्यान रखना जरा, डी फाई ई है, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डी फाई ई अपॉन में डी टी। ये फाई एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज करा? क्योंकि हम फ्री स्पेस ले रहे हैं, यानी वैक्यूम ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं, तो उसके लिए हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो म्यू नॉट यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का हमें यहाँ पर फॉर्मूला भी मिल गया। तो अब हमने देखा कि किसी भी सर्किट के अंदर ना दो टाइप के करंट होते हैं। अब वायर में जो करंट फ्लो रहा है वो कंडक्शन करंट, और जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा करंट उसको डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका मतलब जो टोटल करंट होगा वो टोटल करंट सम होगा किस किस का? टोटल करंट सम होगा कंडक्शन करंट का प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब यहाँ पे हम इसी से बता सकते हैं कि टोटल करंट आखिर है क्या, तो वो होगा कंडक्शन करंट किस वजह से होता है? ड्यू टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी डी क्यू बाय डी टी। और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? वो होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया। अब ये जब फॉर्मूला लाया गया था तब कुछ हमारे पास पीछे जो लॉ थे उनमें चेंजेस करे गए। क्यों? क्योंकि जब तक हम सिर्फ कंडक्शन करंट को ही जानते थे, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट नया था। तो उसके बाद आकर के जो एम्पियर्स ने लॉ दिया था, ठीक है, कौन सा लॉ दिया था? तो याद होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा था कि करंट क्या कहते हैं, जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था कि थ्रू द क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है हमारे पास, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, उसमें यहाँ पे चेंज आया है, ठीक है। वो क्या? तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, याद होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, थ्रू एनी एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई। इसमें बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? तो उस बदलाव यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके, तो ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लाने के बाद हमने थोड़े से फॉर्मूले में चेंजेस करे थे। किसके फॉर्मूले में? तो वो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया। भैया हाँ समझा बोलो, दो। क्या क्या? हाँ बोलो। एम्पियर लॉ एक बार फिर से बता दो। एम्पियर्स लो समझा देता हूँ मैं। देखो, हमने पीछे पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था? तो याद होगा कि हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है आई, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो किसी आर डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया था DL, है ना, और इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। तो हमने पढ़ा था कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड across any closed path is equal to mu naught times the total current। क्या बोल रहे थे हम यहाँ पर? mu naught times the total current flowing in the circuit। तो ये ध्यान होगा, ये हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ।
क्या बोलता है, क्लोज्ड इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल, इसको हम बोलते थे लाइन, क्योंकि लेंथ के अलोंग चल रहे हैं ना हम यहाँ पर, ये छोटा सा लेंथ लिया, ये छोटा सा लेंथ लिया, फिर ये छोटा सा लेंथ लिया, ऐसे कर करके हम हर एक लेंथ के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देते हैं और किसके इक्वल लिखते हैं, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई टोटल। तो ये था हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन इसमें जो करंट यूज कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ हम कंडक्शन करंट यूज कर रहे थे, मैक्सवेल ने आके उसे करेक्ट करा। अब मैक्सवेल ने आकर के उसे करेक्ट करा तो इस लॉ का नाम बदला, इस लॉ का नाम क्या कर दिया फिर, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्यों, क्योंकि मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर डाला, तो इसीलिए एम्पियर्स के लॉ में थोड़ा सा चेंज करा गया। वहां पे टोटल करंट जो हम पहले लिखते थे सिर्फ कंडक्शन करंट के लिए, अब उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी आया, इसीलिए अब वहां पर इस लॉ का नाम बदल करके हमने क्या रख दिया, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तो ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है क्या, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बेसिकली करेक्शन है एम्पियर्स के लॉ में, ठीक है। कैसे करेक्शन है, बस एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट डाल करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉ क्या बताता है हमें, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ध्यान दो जरा, यहाँ पर ये कहता है फिर से वही, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी, यहाँ पर ये जो आई टोटल है, अब ये आई टोटल के अंदर कितने टाइप के करंट है, तो इसके अंदर दो टाइप के करंट है, कौन कौन से दो टाइप के करंट है, तो इसी आई टोटल के अंदर छुपा हुआ है एक तो हमारा कंडक्शन करंट और एक छुपा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम इसको टोटल करंट की जगह सीधे ये बोल सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई, तो इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, हम क्योंकि क्लोज्ड पाथ के अक्रॉस ही लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पर जो एम्पियर्स लॉ था उसको हमने एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्यों बोला, कंडक्शन करंट के साथ आप डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड करके। तो इसको लिखेंगे कैसे पूरी तरह से, तो यहाँ लिखोगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब टोटल करंट में कौन कौन से करंट है, तो एक है हमारे पास कंडक्शन करंट प्लस में एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यही इसकी डेफिनेशन बन गई। तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन देखोगे तो यही चीज ये बोलता है क्या, कि लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन के क्रॉस निकालना, तो लाइन इंटीग्रल of magnetic field across any closed path is equal to mu naught times the sum of the conduction current and the displacement current। समझ आया वाला डेफिनेशन, इसी फॉर्मूले की हद से लिखा गया ये, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं भैया। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या नाम है, ये मैंने लिख रखा है टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC प्लस में ID। ये IC है हमारे पास, IC क्या है यहाँ पर, कंडक्शन करंट, और ID डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई अपॉन में dt। ध्यान रखना डी फाई ई है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ID का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt, ओके। तो ये हमारे पास इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल मैक्सवेल लॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है, ओके। अब उसके आगे बढ़ते हैं, वही हमने वैल्यू पुट करी है और इसको हमने लिखा है कंडक्शन करंट जो है हमारे पास, ये म्यू नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इस तरह से ये बना है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, दिस इज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है। सिंपल है, इजी है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, यही छोटा सा इसमें हमारे पास टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट का और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ का। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, पहले मैं ओरली बोलता हूँ, इसको नोट करो। हो गया, बोलो क्या, हाँ भैया। लिखो, फाइंड द displacement current
across displacement current across a capacitor across a capacitor in which flux is changing in which flux is changing according to the following data according to the following data. T1 is equal to 0, comma, phi1 is equal to 2, T2 is equal to 5, phi2 is equal to 30. ठीक है. ये हमें गिवन है. चलो फाइंड करके दिखाओ कैसे निकालोगे. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. हो गया सॉल्व. आ गया आंसर. सोचिए आप एक बार करा दीजिए. करा दूं. ठीक है. बाकी किसी का आया. देखो सिंपल है, बहुत इजी सा है.
कैसे? सबसे पहले इसमें पूछा क्या है, इसने पूछा है हमसे डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, यानी आईडी की वैल्यू वो पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या था हमसे बताओ? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है हम पे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर जो भैया 49.582 into 10 की पावर -12। कितना रहा 49, हाँ 49.5824 into 10 की पावर -12। अच्छा चलो इसको निकालते हैं अभी यहाँ पे। तो एप्स नो डी फाइव, अभी जो डी फाइव बाई डी टी है ये ना चेंज इन फ्लक्स है। चेंज इन फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम? तो ध्यान देना, जो चेंज इन फ्लक्स होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में क्या लिखोगे टी टू माइनस टी वन। अब फाई वन फाई टू टी वन टी टू तो हमें पता ही है, और एप्सिलॉन की वैल्यू तुम्हें मालूम है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यही होती है। अब यहाँ पर फाई टू क्या है? फाई टू हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कितना है 30 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 30 माइनस में फाई वन कितना है, ये है हम पे 2 अपॉन में टी टू कितना है, टी टू इज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस में टी वन कितना है 0। तो यहाँ पर इसको कर लो सॉल्व, कैसे करेंगे? तो 8.854 इंटू में 10⁻⁻12 और 30 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, अपॉन 5 माइनस का 0 यानी 5 आ गया। अब इसको बस कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो कैलकुलेट करने से ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये हम पे आ रही है 8.854 इंटू में 28 डिवाइडेड बाय 5, 49.58 49.58 इंटू 10⁻⁻12 सही आया था मानसिक आंसर? तो ये आया था। तो इसकी यूनिट बताओ मुझे क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी इसकी? 49.58 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर। एम्पियर, क्योंकि है तो ये करंट ही है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी एम्पियर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, तो इजी है। तो ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट। तो देखो पेपर में ना सिंपल से यही क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये पता है हमें यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, तो ध्यान रखना एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ यानी जब एम्पियर्स के लॉ में करेक्शन करके लॉ बना था उसका नाम पड़ा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ये है क्या? तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्या था? line integral of magnetic field across any closed path is equal to mu naught times the sum of the conduction current and the displacement current। तो इसका ये फॉर्मूला लिख दोगे। तो ये मेन इसके छोटे छोटे टॉपिक हैं, समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? आगे यहाँ पर आगे बढ़े, सभी का आंसर आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? आर्यन? नो भैया। आर्यन आंसर आया? शिवानंद? आर्यन आवाज आ रही है? शिवानंद आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ये इससे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, तो ये हाँ यहाँ पे इसको समझ लो। अगली क्लास तक ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा हमारा चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद इसका टेस्ट हो जाएगा। तो देखो
तो देखो ध्यान से, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ पर हमने क्यों लाया, है ना, और हम क्यों अभी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे थे, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, और इंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे खास इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा है, तो जब मैक्सवेल ने और बाकी जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने जब क्या कहते हैं लाइट के बारे में स्टडी करा, तो उन्होंने देखा कि लाइट के पास जैसे कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पीछे कि हम करंट की वजह से करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड तो बना सकते हैं। करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। और बाद में हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के सेल्फ जनरेटिंग होते हैं। सेल्फ जनरेटिंग मतलब ये एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था जब आया तब लाइट के बारे में भी स्टडी चल रही थी, तो ये मालूम चला हमें कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी जो सन से रेज आ रही है, लाइट आ रही है, वो भी बेसिकली है क्या, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या, ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है या चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनके अंदर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और साथ ही साथ में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनती है ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम में समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, ये मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव एसोसिएटेड विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग की जगह कई जगह एक वर्ड यूज होता है वेरिंग, वेरिंग मतलब भी चेंज होना होता है। तो इसीलिए हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको यहाँ पे समझ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दी कॉम्पोजिशन ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना वेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। वेरिंग मतलब यहाँ पे मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, ना ही कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। मैं कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड या कौन से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड की। यानी चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, या चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड ही एक चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, और फिर ये एक दूसरे को ही रीजनरेट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉम्बिनेशन होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब ये जो हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये हम बनाएंगे कैसे, बनाते कैसे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसके सोर्स के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं, ओके। तो देखो ध्यान से, जैसे कि अगर हम बात करें कि पानी के अंदर भी अगर हम मान लो जैसे किसी स्टोन को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है। अगर जैसे मान लो हमारे पास एक शांत झील है, उसमें हमने एक स्टोन को ड्रॉप कराया, स्टोन को जैसे ड्रॉप करते हैं तो क्या बनती है, वेव बनती है उसमें। उसको वो जो वेव बनी है, वाटर वेव्स बनी है, ठीक है, उसको हमने कैसे स्टार्ट करा, हमने एक सोर्स यानी एक पत्थर को गिराया, ठीक है, हमने एक पत्थर को गिराया और उस पत्थर ने क्या करा, बेसिकली वाटर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करा, और डिस्टर्ब करा तभी तो वो आगे की तरफ ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे जरा ध्यान समझना, जैसे ही हम एक स्टोन को गिराते हैं, एक पत्थर को गिराते हैं, पत्थर को गिराते ही उसने क्या करा, पानी के जो पार्टिकल्स थे उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करा होगा। अब ये पानी के पार्टिकल्स ये अगले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, जो ये वाले पार्टिकल्स होते हैं वो अगले वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे ही डिस्टर्बेंस करते करते ये वेव आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। तो जब भी हम पानी के अंदर पत्थर को गिराएंगे तो पत्थर ही सोर्स है उस वेव का, वाटर वेव का। उसी तरह से अब एक रस्सी की बात करो,
जैसे कि रस्सी में भी अगर हम मान लो ये एक तरह से रस्सी को हमने एक साइड से टाइट कर रखा है, इस साइड से अगर हम इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे तभी तो इसके अंदर वेव बनेगी। तो यहाँ पर सोर्स क्या है, सोर्स हमारा हाथ है, जिस हाथ से हमने इसे मूव करा है ना, मैकेनिकल एनर्जी हमने लगाकर मूव करा है। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पे एक सोर्स की जरूरत पड़ती है उस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ है ना, तो मैं चीजें सुनाई दे रही है, वो कैसे, तो मान लो कोई जैसे कि मैंने बोला तो मेरे जो वोकल कोर्ड्स हैं है ना, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होता है, उसके ऊपर नीचे होने की वजह से ये आवाज निकल रही है ना। और तुम तक कैसे पहुंच रही है, थ्रू दी ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेव है बेसिकली, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उनके थ्रू पहुंच रही है, ठीक, क्योंकि तुम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ रहे हो तो उसके थ्रू जा रही है। तो बेसिकली हमेशा किसी भी वेव को जनरेट करने वाला कोई ना कोई सोर्स होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसी है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है तब जब कोई हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल ऑसिलेट करे, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई भी एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है, वही इस वेव को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा डेप्थ में बता रहा हूँ मैं इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर समझने के लिए आते हैं, मतलब कई बार एक मार्क्स से पूछ लेते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो समझना, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इस वायर के अंदर, ठीक है, ये इस वायर के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज, और चार्ज की वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हमेशा अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रखते ही रखता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस वायर के अंदर, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, क्वेश्चन ही आता है। तो आंसर है नहीं बना रहा होगा। क्यों नहीं बना रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज कब होगी, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कभी नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये एक्सेलरेटिंग चार्ज हुआ, तो एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी या तो बदल रही हो, मतलब यहाँ पे बढ़ रही हो वेलोसिटी, या फिर घट रही हो। यानी मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन इस वायर में मूव कर रहा है, मान लिया हमने वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड हर एक जगह पे है। तो क्या ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो आंसर है नहीं बनाएगा। जब ये इसकी वेलोसिटी बदलेगी, चेंज होगी, तभी जाकर के ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये ध्यान दोगा, हमने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, जब हमने ना मैग्नेटिक फील्ड से करंट की बनाने की बात करी थी, याद है कुछ ऐसा। हमने मैग्नेट लिया था, यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर हमारा ये मैग्नेट यहाँ पे स्टेशनरी रहता है, तो इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट नहीं बनता, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को हम आगे पीछे मूव कराना स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो करंट भी बनता है इसके अंदर। उसी तरह से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी होता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो। एक्सेलरेट करने का मतलब यहाँ पर या तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो या फिर घट रही हो। तो अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही या घट रही होगी, तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, ये बनाएगा एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या बनेगा, एक बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखना जरा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता। लेकिन अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है, देखो ये वर्ड एक्सेलरेशन जब आता है ना, तो माइंड में हमेशा ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर वेलोसिटी घट रही है। तो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही या घट रही होती है, वही हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है। बट अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता। तो जो सन से लाइट आ रही है, वो कैसे आ रही है, तो ध्यान रखना, सन के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स है, तो हमने पढ़ा है कि उसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स वगैरह होते हैं वही आपस में कोलैप्स होते हैं, कोलैप्स होने के बाद क्या बनते हैं, हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो वहां पर जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, ये आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में कंबाइंड होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं हीलियम, है ना। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब दो लाइटर पार्टिकल्स कंबाइन होकर के एक लार्ज पार्टिकल बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्यूजन। इस फ्यूजन के प्रोसेस में होता क्या है कि जब दो चार्ज पार्टिकल, है ना, एक हाई टेम्परेचर पर बहुत तेजी से आपस में जैसे कि इंटरेक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं यहाँ पर हीलियम। और उस दौरान जब ये चार्ज पार्टिकल जो रहते हैं, इन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, वहां पर बढ़ रही घट रही ऐसा हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये इतना हाई टेम्परेचर पे वहां पे कंबाइंड भी हो रहे होते हैं। तो वो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, उनके अंदर कौन से एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो किसी भी एटम की अगर हम बात करें, किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, एक्सेलरेट हो रहे होते हैं। और उन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वहां से जो वेव हम तक आती हैं, वो आती हैं वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या बोलते हैं, लाइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ लाइट ही नहीं होती है, और भी वेव्स होती हैं, जैसे एक्सरे, गामा रे, यूवी, ये सब चीजें। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ध्यान दो जरा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो पॉइंट बताया यहाँ पर क्या, तो उसको जरा वापस से सुनो। क्या? सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। क्या बोला मैंने? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। ध्यान रखना, एक यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे वो कभी नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता, लेकिन एक एक्सेलरेटिंग चार्ज एक्सेलरेटिंग का मतलब ध्यान रखना जो अपनी वेलोसिटी को बदल रहा हो, तो एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कौन से होंगे वे, तो वहां पे ध्यान रखना एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो सोर्स क्या हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? सोर्स हो गया हमारे पास एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स या एक्सेलरेटिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, मैंने इसमें यहाँ पर लिख रखा एक्सेलरेटेड चार्जेस आर दी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आया ये चीज? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो बताओ जरा क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बताओ क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जब इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर में एक साथ चल रहे हो तो उनको नहीं 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 EM नहीं नहीं, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट अभी मत लाओ, वो मैं अभी बताऊंगा प्रॉपर्टी जब आऊंगा। ठीक है, सिर्फ बताओ मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वो तो प्रॉपर्टीज में आती है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे जाकर के। से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, कैसे डिफाइन करोगे इसको, कैसे बताओगे? उन दोनों की कंपोजिशन को ही बोलेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोजिशन है, या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का कंपोजिशन है? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, तो वेरिंग। ये वर्ड ध्यान रखना जरा, क्योंकि सिर्फ अगर तुमने स्टेटमेंट में लिखा कि कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी तो हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी तो हो सकता है, तो इसीलिए ये वर्ड जरूर लिखना है डेफिनेशन स्टेटमेंट में कि इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम ये वर्ड नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ओके, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द कॉम्पोजिशन ऑफ चेंजिंग या वेरिंग, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सोर्स क्या मतलब, ये बनता है कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बताओ सोर्स क्या है? जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं वो उनकी वेलोसिटी बढ़ती और कम होती है या बढ़ती है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, कांस्टेंट चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें ध्यान रखना एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स ही इसे क्रिएट कर सकते हैं।
एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज पार्टिकल कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। आगे समझ, कोई डाउट तो नहीं? नो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलो ठीक है, ये वाला मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा रह गया बस, अगली क्लास में हमारा कवर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको नोट कर लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाके उसके बाद टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक ही रखते हैं हम। भैया इसका पीडीएफ भेजना। हाँ, इसका पीडीएफ सेंड करता हूँ मैं ग्रुप पे, ओके। किसी को डाउट तो नहीं, क्वेश्चन तो नहीं इसमें पूछना, ठीक है। तो फिर यहीं तक ही रखते हैं, ओके।